वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स हम एनपीओ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। एंड लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि किस टाइप की अकाउंटिंग एनपीओज में होती है। सो बेसिकली देयर वर 3 वेज। पहला जो था फंड रिलेटेड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा था सब्सक्रिप्शन की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तीसरा था कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। सो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एनपीओस का कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है। क्लियर? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको ये पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में सारी ही इनकम्स रिकॉर्ड होती हैं। क्लियर? कैश रिसिप्ट्स रिकॉर्ड होती हैं एनपीओ की। ठीक है, तो अगर आप रिसिप्ट्स की बात करें तो हमें ये पता है कि 2 टाइप की रिसिप्ट्स हो गई हमारे पास। एक हो गई कैपिटल रिसिप्ट जो कैपिटल नेचर की होती हैं, और एक हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू इनकम बोल सकते हैं इनको। रिसिप्ट्स वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या रिसिप्ट्स होती हैं? वो रिसिप्ट्स होती हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। क्लियर? तो हमने जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक फंड्स होते हैं। तो स्पेसिफिक जो फंड्स होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यूजुअली बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है इनका। तो जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं वो बैलेंस शीट में उनका ट्रीटमेंट लायबिलिटी साइड हम करते हैं। क्लियर? तो अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स की या इनकम की बात करें तो हमें पता है कि हम स्पेसिफिक फंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक फंड्स बोल लीजिए या रिजर्व्स बोल लीजिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक फंड्स में जैसे हो गए चैरिटी फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, ठीक है, बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड। ये सारे फंड्स होते हैं, ये कुछ तरीके के फंड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंड्स के अंडर आते हैं। क्लियर? तो स्पेसिफिक डोनेशंस हो गए या स्पेशल डोनेशंस हो गए। अच्छा, डोनेशंस भी 2 टाइप की होती हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन मैंने बताया था अगर ऐसी डोनेशंस जिनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है और जो स्पेसिफिकली इन फंड्स के लिए कंट्रीब्यूटर्स डोनेट करते हैं। सपोज टूर्नामेंट हो रहा है तो उस टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दे दिया, तो वो डोनेशन हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन, क्योंकि वो किसी पर्पस के लिए दिया हुआ है। क्लियर? तो ये जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं वो सारे ही हमारे क्या हो जाते हैं, कैपिटल इनकम हो गई या कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। दूसरा क्या हो सकता है, लाइफ। अब लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है? कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं एनपीओस के कि वो कहते हैं कि हम एनुअली अपना क्यों सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराएं, अपनी मेंबरशिप रिन्यू कराएं, हम पूरे लाइफ टाइम के लिए एक पेमेंट को दे देते हैं। क्लियर? ताकि हमने लाइफ टाइम के लिए जो पेमेंट कर दी, अब हमें बार बार वो पेमेंट मेंबरशिप रिन्यू करने के लिए नहीं करवानी पड़ेगी। क्लियर? तो इसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो अब लाइफ मेंबरशिप फीस जो मेंबर्स देते हैं तो ऐसी फीस एनपीओस के लिए कैपिटल इनकम हो जाती है, कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाती है। तो ऑब्वियसली हमें ये पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड तो सारी रेवेन्यू रिसीट्स जाती हैं। अगर हम कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे हैं तो ये सारी ही, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो डोनेशंस हो, चाहे वो किसी तरीके के रिसिप्ट हो, फीस हो, अगर वो कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट होता है। क्लियर? अच्छा, और क्या हो सकता है? एक होता है लेगेसीज, लेगेसी फी रिसिप्ट। नो, लेगेसीज क्या होती हैं? कोई इंसान अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी इंसान की डेथ हो गई है और उसने अपनी विल में सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा एनपीओस के नाम कर दिया। क्लियर? अगर उसकी विल में ऐसी कोई प्रॉपर्टीज या
पैसा एनपीओस के नाम हो जाता है तो उस पेमेंट, उस रिसिप्ट को या उस इनकम को एनपीओस क्या बोलता है कि ये हमारा कैपिटल इनकम है। तो लेगेसीज में भी, लेगेसीज के दौरान या लेगेसीज के फॉर्म में जो इनकम एनपीओस की होती है वो होती है कैपिटल नेचर की। क्लियर? तो लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, स्पेसिफिक फंड्स हो गए, रिजर्व्स भी बोल सकते हैं आप इसे, लेगेसीज हो गई, और क्या हो सकता है, एंडोमेंट फंड्स। किसी ने कुछ अमाउंट, हैवी अमाउंट गिफ्ट के फॉर्म में एनपीओस को दे दिया, ठीक है, या कुछ पैसा गिफ्ट के फॉर्म में एनपीओस को आगे गिफ्ट कर दिया। क्लियर? तो ऐसी इनकम्स को हम कंसिडर करते हैं कि ये कैपिटल नेचर की होती हैं और ये बैलेंस शीट में जाती हैं लाइबिलिटी साइड। तो एंडोमेंट फंड्स वो हो गए, या एंडोमेंट रिसिप्ट्स या इनकम वो इनकम हो जाती है कि कुछ मेंबर्स जो गिफ्ट के फॉर्म में एनपीओस को अपना लार्ज अमाउंट का पैसा डोनेट करते हैं या देते हैं, तो ऐसा जो फंड्स, ऐसे जो फंड्स होते हैं इनको हम कैपिटल नेचर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बैलेंस शीट में हमें शो करना होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की नहीं है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम्स को हम शो कर सकते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू इनकम्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो अभी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओस के लिए। क्लियर? तो मेंबर्स जो एनुअली पे करते हैं अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए, उस अमाउंट को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी रिकरिंग नेचर की होती है, और ये क्योंकि रिकरिंग नेचर की है तो ये रेवेन्यू नेचर की हो जाती है, और रेवेन्यू नेचर की है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आती है। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो गई। देन हम एडमिशन फीस बोल सकते हैं। ठीक है, बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड, जब कोई नया मेंबर आता है, एडमिट होता है, तो वो अपनी फी देता है जो एडमिशन फीस होती है, और ये रेवेन्यू नेचर की होती है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक डोनेशंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, और क्या हो गया? और रेवेन्यू नेचर की इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड, देन और क्या हो सकता है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई ओल्ड न्यूज़पेपर्स थे तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, जनरल डोनेशन, तो ये सारी जो इनकम्स होती हैं, रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू नेचर की होती हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं, और ये सारी जो, ये जो इनकम्स होती हैं ये जाती हैं क्रेडिट साइड पे ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये जो कैपिटल नेचर की रिसीट्स हैं ये जाती हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये सारे रेवेन्यूज को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में हमें डेबिट साइड सारी रेवेन्यूज मेंशन होती हैं, और ये जो इनकम होती है हमारी, इसको हमें बाइफरकेट करना होता है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछता है, वी हैव टू मेक इट, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम कैपिटल नेचर की है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है। क्लियर? इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दो तरीके की इनकम्स मेंशन होती हैं, तो आपको बाइफरकेशन आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी इनकम रेवेन्यू नेचर की है, कौन सी इनकम कैपिटल नेचर की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ना अब सब्सक्रिप्शन की। तो अब हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन को हम कैसे कैलकुलेट करें। नाउ देखिए, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो बच्चों कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें ये पता चल गया कि क्रेडिट साइड हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट को शो करते हैं क्योंकि रेवेन्यू नेचर की है, रिकरिंग नेचर की है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर?
तो जो भी करंट ईयर की इनकम होगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो भी करंट ईयर से रिलेटेड होगा, सिर्फ वही अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? सपोज 50,000 आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट दी है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। 50,000 आपको बोला है कि साल के आखिरी में, अच्छा साल का आखिरी मान लो कि 2008 की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ये हमारा करंट ईयर है और हमें बोला है कि क्वेश्चन में दिया है 2008 का जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है वो आपको टोटल अमाउंट दी गई है क्लब करके 50,000। क्लियर? और अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमें ये पता है कि सब्सक्रिप्शन तो क्रेडिट साइड चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, लेकिन क्योंकि ये 50,000 हमें पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से लिया गया अमाउंट है, उस अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि उस अकाउंट में हम जो भी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, सपोज सब्सक्रिप्शन ही ले लेते हैं, तो अगर सब्सक्रिप्शन को हमने रिकॉर्ड किया तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो भी अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आती है उसमें कुछ पार्ट करंट ईयर का होता है, कुछ पार्ट प्रीवियस ईयर का होता है और कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर का भी होता है। तो वो सारे अमाउंट को क्लब करके एक जगह दिखा देते हैं, कंबाइन करके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दिखा देते हैं। तो इसलिए हमें ये पता है कि ये प्योरली 2008 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं है। मींस हम ये नहीं कह सकते कि 2008 में हमें सब्सक्रिप्शन से जो इनकम हुई वो 50,000 थी। क्लियर? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट, अच्छा देखो इसका कुछ पार्ट बिलोंग करेगा प्रीवियस ईयर को, इसको हम बोलेंगे पी वाई। ठीक है? कुछ पार्ट बिलोंग करेगा करंट ईयर को, इसको बोलेंगे सी वाई। ठीक है? और कुछ पार्ट बिलोंग करेगा नेक्स्ट ईयर को। ठीक है? अब समझ में आया? तो हमें ये पता है कि ये प्योरली 50,000 जो है वो 2008 का अमाउंट नहीं है, इसमें कुछ पार्ट प्रीवियस ईयर का होगा, कुछ पार्ट करंट का होगा और कुछ नेक्स्ट ईयर का होगा। तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि इस 50,000 में से करंट ईयर का कितना पार्ट है। ठीक है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है क्रेडिट साइड, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही अमाउंट्स हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन करेंगे, क्योंकि वो एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। अंडरस्टूड? अब आपको पता चला कि ये अगर हम जो कैलकुलेशन और सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो ये लॉजिक, इसका क्या रीजन है और ये कहाँ से डिराइव होता है, कि हमें क्यों चीजें ये करनी जरूरी है। क्लियर? तो अब हमें ये पता करना है कि इस 50,000 में से करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है। जितना सब्सक्रिप्शन होगा, अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जितना अमाउंट करंट ईयर को बिलोंग कर रहा होगा, सिर्फ वही अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड। क्लियर? अच्छा, अब देखो 2008 तो हो गया हमारा करंट ईयर। अगर इसी की बात करें तो प्रीवियस ईयर हो गया इसका 2007 का, और इसका नेक्स्ट ईयर हो गया 2009। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिए जाएंगे, अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ही सिर्फ कैलकुलेट करना है और ये हमें बताना है कि करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, आपको अमाउंट दे दी जाएगी और मेंशन किया जाएगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 2008 का आपको दिया है और उसमें से 50,000 सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है। अब करंट ईयर की अमाउंट आप कैलकुलेट करो। क्लियर? चलो अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है? इसको आप या तो एडजस्टमेंट टेबल बोल लो या कैलकुलेशन टेबल बोल लो। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट को कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर? तो हम एक एक चीज को लॉजिक वाइज समझेंगे कि एग्जैक्टली हमें टेबल में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी है। अब देखो, अगर बात सब्सक्रिप्शन की हो रही है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट की हो रही है, तो हमें दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? हमारा जो एडजस्टमेंट टेबल है वो दो चीजों में डील करेगा।
पहले तो करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, और दूसरा करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं हम, ठीक है। और दूसरा करेगा रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर। तो जब भी हम टेबल की बात करते हैं या जब भी आप सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर, या एडजस्टमेंट करेंगे, तो दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अगर सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन की बात आती है तो दो ही चीजों को ध्यान में रखना है, एक तो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्लियर, और दूसरी होगी सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, की कितनी आउटस्टैंडिंग थी, कितनी हमें मिलनी थी पर नहीं मिल पाई, और सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस की मतलब हमें पहले ही टाइम से पहले ही सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में इनकम मिल गई। क्लियर। तो वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हमें पहले मिल गया और वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो मिलना था पर नहीं मिला, तो ये दोनों चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब अगर आउटस्टैंडिंग की बात आती है, अगर आउटस्टैंडिंग की बात आ रही है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग में भी दो चीजों का ध्यान रखना है। सब्सक्रिप्शन में इसको ऐसे, सब्सक्रिप्शन में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग की जब बात आ रही है तो अगेन टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। पहला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the beginning of the current year, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग at the end of the current year, क्लियर। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि आउटस्टैंडिंग कितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जो मिलना था, और सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो हमें एडवांस में रिसीव हो गया। आउटस्टैंडिंग की बात आती है तो दो चीजों का ध्यान रखना है। करंट ईयर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सपोज करंट ईयर आपका क्वेश्चन में है 2010, ठीक है। दो चीजों का ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी थी। आप करंट ईयर के बिगिनिंग में बात करें तो बिगिनिंग वाला ईयर आ गया 2009, ठीक है। ये करंट ईयर है, दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो अगर करंट ईयर के बिगिनिंग में हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, या कैलकुलेट करना है, सपोज दिया है हमें क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा। करंट ईयर है 2010, इसके बिगिनिंग में मतलब 2009 का लास्ट डेट होगा, 2009 की जो लास्ट डेट होगी वो 2010 की बिगिनिंग डेट हो गई, क्लियर। तो हमें पता चल गया कि 2010 जो करंट ईयर था उसके अगर बिगिनिंग की बात करें तो हम सीधे सीधे प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सपोज मान लो 10,000 क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट दिया है, ठीक है। तो बिगिनिंग, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात हो रही है, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया है 2010, और प्रीवियस ईयर इसके हिसाब से है 2009, क्लियर। एंड सेकेंडली इज, अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, तो एंड ऑफ द करेंट ईयर कितना है, तो 2010 है करंट ईयर। तो इस यहाँ पे हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं और सपोज यहाँ पे हमें 4,000 कुछ अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, क्लियर। तो आपको पता चल गया कि जब भी हमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पता होना चाहिए, रिसीव्ड इन एडवांस होना पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग में
बिगिनिंग ऑफ द ईयर पता होना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी करंट ईयर दिया होगा तो उसका बिगनिंग मतलब कि प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो प्रीवियस ईयर की बात हो गई तो आपने लिख दिया पी वाई। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मींस करंट ईयर के आखिरी में कितनी अमाउंट थी, तो ये करंट ईयर की बात हो गई 2010 की। क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखी है। क्लियर। दूसरी चीज देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है अगेन। अब रिसीव्ड इन एडवांस की बात करते हैं। यहाँ पे हमने बिगिनिंग और एंड की बात की थी, यहाँ पे भी बिगिनिंग और एंड की बात करेंगे। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट received in advance in the beginning of the year in the beginning of the current year। ठीक है, मतलब ईयर है करंट ईयर है एक ही बात है। चलो लिख देते हैं ऑफ द करंट ईयर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है। तो हम अब हमें पता है कि कुछ ऐसी भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है जो कि हमें इस करंट ईयर के बिगनिंग में मिल गई। इस करंट ईयर के बिगनिंग में मिल गई यानी कि 2010 के बिगनिंग में ही मिली होगी, यानी कि यहाँ तो हो गई करंट ईयर की बात। तो यहाँ आ गया करंट ईयर कितना है 2010। सपोज क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6000। ये अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में दी होंगी, नहीं दी होंगी तो वी हैव टू कैलकुलेट। क्लियर। और तीसरी बात चौथी बात कहाँ क्या आ गई, लास्ट इज सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है। अब करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन की वो अमाउंट जो कि हमें एडवांस में रिसीव हो गई। अब देखो यहाँ समझो कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये दो चीजें समझने वाली हैं कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है कि जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात आती है जो करंट ईयर के एंड में हमें मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, तो हम सिर्फ करंट ईयर को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूरे साल में हमें कोई कुछ आउटस्टैंडिंग 4000 अमाउंट थी सब्सक्रिप्शन की जो मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, इसलिए करंट ईयर को हम कंसिडर करेंगे, करंट ईयर पे ही फोकस करेंगे। लेकिन जब एडवांस की बात आती है कि कुछ हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो एडवांस में रिसीव होना था एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हो गया है मतलब। ठीक है। सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट जो हमें एडवांस में रिसीव हो गया है करंट ईयर के एंड में, तो करंट ईयर के एंड में यानी कि 2010 की जब लास्ट डेट में हमें एडवांस पे इनकम हमें मिल जाती है। ठीक है, एडवांस इनकम हमें मिल जाती है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर की होगी, नेक्स्ट ईयर की होगी। इसलिए ये एडवांस में 2011 की जो इनकम जो एनपीओ की इनकम है वो 2010 में ही उन्हें मिल गई क्योंकि एडवांस में मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में एडवांस की दी होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिगिनिंग में और एंड में। तो एंड में अगर बात हो रही होगी तो यानी कि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। सपोज नेक्स्ट ईयर की आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिलना था 3000 2011 में, लेकिन मिल गया 2010 में। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं पूरे साल का आउटस्टैंडिंग जो हमें मिलना था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए करंट ईयर के एंड में हम दिखाएंगे वो अमाउंट, करंट ईयर के एंड वाली अमाउंट को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर वाली अमाउंट को कंसिडर करेंगे क्योंकि इसी का पेमेंट एडवांस में हमें पहले ही इनकम मिल रही है। ठीक है, इसी की इनकम हमें एडवांस में 2010 में मिल गई। तो आपको ये चार चीजें अच्छे से समझनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली यही टेबल है जो मैं आपसे कह रही थी कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एडजस्टमेंट टेबल या कैलकुलेशन टेबल सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके सारी कैलकुलेशन सब्सक्रिप्शन की होगी। क्लियर। तो
हमें पता है आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग में भी हमें बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर के बिगनिंग में। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्यों कंसिडर करा, इसका भी रीजन है। प्रीवियस ईयर इसलिए कंसिडर किया क्योंकि 2010 का वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2010 में 10,000 थी। क्योंकि ये 2010 अभी ईयर शुरू हुआ है तो इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो कोई हो नहीं सकती। सो ऑब्वियस सी बात है, रीजनेबल लॉजिक वाली बात है कि पिछले साल का ही कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम रह रही होगी। मतलब कि पिछले साल हमें 2009 में 10,000 मिलने थे, लेकिन 2010 आ गया, अभी तक नहीं मिले, तो 2010 में वो आउटस्टैंडिंग हो गई। क्लियर? इसलिए अगर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, दैट मीन्स वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। क्लियर? तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम 10,000 हम इस ईयर की कंसिडर करेंगे, दैट इज वाई रिटन प्रीवियस ईयर। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अगर इस साल के आखिरी में क्वेश्चन में दी है, यानी कि हमें करंट ईयर ही कंसिडर करना है, वो करंट ईयर की बात कर रहे हैं कि भाई पूरा साल निकल गया, आखिरी में हमें पता चला कि 4,000 आउटस्टैंडिंग थी जो मिलनी थी, नहीं मिली, तो ऑब्वियसली करंट ईयर की ही बात हो रही है। यहाँ पे रिसीव्ड इन एडवांस की बात हो रही है कि इस करंट ईयर के 2010 के बिगिनिंग में हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल गया। तो अगर 2010 के स्टार्टिंग में हमें एडवांस में मिल गया, यानी कि उस पूरे साल के लिए मिला, 2010 से 11 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस पूरे साल के लिए मिलेगा। क्लियर? इसलिए हम यहाँ पे करंट ईयर को कंसिडर करेंगे। इसी ईयर का एडवांस इनकम हमें मिल रही है 2010 के बिगिनिंग में। क्लियर? और अगर कोई हमें सब्सक्रिप्शन अमाउंट एडवांस में मिलती है इस साल के आखिरी में, यानी कि ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर का होगा, कमिंग ईयर का होगा। भाई 2011 का मिलना था, एडवांस में मिल गया हमें, कब? इस साल के आखिरी में। क्लियर? 2010 में। तो इसलिए आई हैव रिटन नेक्स्ट ईयर। सो बेसिकली आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए, बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग एंड, कहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर कंसिडर करना है, कहाँ पे करंट ईयर करना है, कहाँ पे नेक्स्ट ईयर करना है। क्लियर? तो मैंने आपको हर एक स्टेटमेंट लॉजिक वाइज उसके पीछे का क्या लॉजिक है एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। सो बेसिकली दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड and you have to be very clear about it when you are solving the subscription problems. ठीक है? सो आई होप सो आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप इसे मेंशन कर सकते हैं ताकि एक बार और अच्छे से मैं आपके डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकूं। तो हमने ये टेबल भी डिस्कस कर लिया है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए, ये समझ में भी आ जाए एंड इट विल बी क्लियर। So the question will be on your screen students। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। सो द क्वेश्चन सेज एज पर रिसिप्ट्स एंड payment account for the year ended 31st March 2006, the subscription received were rupees 6 lakh. Additional information given is as follow। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी एक साथ। अब हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है कौन से ईयर का, 2006 का, मतलब कि ये करंट ईयर है। क्लियर? ये हमें पता चल गया कि हमारा ये करंट ईयर है और इसमें हमें जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हुई है वो है 6 लाख। तो क्वेश्चन 1 में हम देख लेंगे, सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड फॉर द ईयर, ठीक है, कितना है? 6 लाख। ये हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दी गई है। अब क्योंकि ये हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से लिए हैं, हमें पता है कि इसमें कुछ पार्ट प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा होगा,
कुछ पार्ट अभी का होगा करेंट ईयर का, कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा होगा। तो बेसिकली हमें करेंट ईयर में कितना पार्ट सब्सक्रिप्शन का बिलोंग कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो हमने ये लिख लिया, डेट लिख लेते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। 31 मार्च 2006 यानी कि 2006 हमारा करंट ईयर है। नाउ द क्वेश्चन इज एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन एज फॉलोज। तो पहला इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2005 is rupees 60,000। पहले हम आउटस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हमारा कितना हो गया, अगर 2006 हमारा करंट ईयर है तो 2005 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और 2007 हमारा नेक्स्ट ईयर हो गया। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 2005 का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो था 60,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2006 यानी करंट ईयर का इज 40,000। क्लियर? तो पहले हम देख लेते हैं, हमें अब ये अमाउंट्स प्लस करनी पड़ेंगी, कुछ अमाउंट्स माइनस करनी पड़ेंगी। मैंने जो टेबल आपको बताया, जो 4 चीजें आपको बताई, वो चीजें आपको माइंड में रखनी है और अकॉर्डिंगली कुछ चीजें हमें उसमें प्लस करनी है इस अमाउंट में और कुछ चीजें हमें माइनस करनी है, तभी फाइनली जो अमाउंट निकल के आएगा वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। ओके, अब ये टोटल अमाउंट दिया है सब्सक्रिप्शन का। अब हमें इसमें क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2000 सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2006 यानी कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अब क्योंकि ये करंट ईयर का है 2006 का, कितना 40,000 जो हमें मिलना था लेकिन नहीं मिला, मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो इसको क्या करेंगे, हम इस अमाउंट में ऐड कर देंगे, तभी हम फाइनली जो अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही आएगी। क्योंकि हमें मिलना था, आउटस्टैंडिंग हो गया, नहीं मिला, तो वी विल ऐड, तो प्लस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है, 2006, कितना है 40,000, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 6 लाख हमारा 40,000। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग में ही, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2005 इज 60,000। अब 2005 यानी कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है वो हो गया 60,000। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें इसमें मेंशन है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। हमें करंट ईयर से ही मतलब है, करंट ईयर से मतलब है, तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो तो हमने कर दिया ऐड। अब क्योंकि पिछले साल का भी इसमें एडेड है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, यानी कि 2005 का। अब आपको समझ में आया कि मैं प्रीवियसली टेबल में क्या समझाना चाह रही थी, कि अब यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं 2005 का, तो ये आ गया 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6,40,000 में से 60,000 लेस करेंगे तो हमारा आ गया 5,80,000। ठीक है ना, ये लॉजिक आपको समझ में आया। टेबल तो वही है लेकिन कुछ चीजें इसमें बदल गई। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर हमने ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें मिलना था, नहीं मिला, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकाल रहे हैं तो ऐड कर दिया। अब इसमें से जो 6 लाख था इसमें से सब्सक्रिप्शन अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर दी है, यानी कि वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी तभी वो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में आगे फॉरवर्ड हो गई। भाई पिछले साल की थी आउटस्टैंडिंग, हमें नहीं मिली
तो इस साल वो फॉरवर्ड हो गई 2006 में। तो अगर क्योंकि 40,000 नहीं, कितना 60,000 अगर इसमें इंक्लूडेड है पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट, तो वो हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी, वो हमने कर ली। क्लियर? Okay, let's move on to the advance amount now. The third point says subscription received in advance as on 1st April 2005 is 32,000. Clear? And subscription received in advance as on 31st March 2006 is 38,000. अब देखिए, जो थर्ड वाला पॉइंट है वो कह रहे हैं कि हमें एडवांस में पेमेंट रिसीव हो गई ऑन 1st of April 2005। तो ऑब्वियसली ये करंट ईयर की ही पेमेंट होगी जो हमें पिछले साल एडवांस में मिली। जब हमें 2005 में एडवांस में पेमेंट मिल गई, यानी कि वो इस ईयर की पेमेंट होगी। इस ईयर की पेमेंट है 2006 की, तो करंट ईयर की बात हो रही होगी। करंट ईयर की बात हो रही है इसलिए वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? प्लस सब्सक्रिप्शन received in advance in the beginning of करंट ईयर बोल लो या इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, वन एंड द सेम थिंग। कितना है? 32,000। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, दिस विल कम टू 6,12,000। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2006 इज 38,000। अब इस तारीख को इस ईयर में आखिरी तारीख में यानी कि 31st March 2006 में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल गई 38,000। तो एडवांस अगर इस साल के आखिरी में एडवांस अमाउंट मिल रही है यानी कि वो इस ईयर की होगी, तभी तो एडवांस में मिल रही है। तो हमें क्योंकि करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन निकालना है, इस ईयर से हमें कोई मतलब नहीं है, इस ईयर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये इस ईयर का हमें मिल रही है अमाउंट इनकम, तो हम वो लेस कर देंगे। लेस subscription received in advance at the end of the करंट ईयर, यानी कि ये 2007 की बात हो रही है इसलिए हम इसे माइनस भी कर रहे हैं। क्लियर? कितना कर रहे हैं? 38,000। So the answer is 5,74,000। ठीक है, तो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आ गया? करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये करंट ईयर का हमारा आ गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, clear? And further the question says ascertain the amount of income from subscription for the year 2005 and 2006, यानी कि 2006 की ही बात हो रही है। And show how relevant items of subscription will appear in opening and closing balance sheet। अच्छा, अब यहाँ पे तो बता दिया है कि दो चीजें पूछी हैं, एक तो हमें ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेट करना है और बाकी के आइटम्स को हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना है। तो बाकी के आइटम्स क्या हुए? एक हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट, एक हो गया सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर? तो फाइनली ये हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट हो गया, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, ट्रांसफर करेंगे। सो यू सी हाउ द अमाउंट हैज बीन चेंज्ड। रिसिप्शन पेमेंट में 6 लाख दी थी, लेकिन वो 6 लाख ट्रांसफर ना होके फाइनली ट्रांसफर होगी 5,74,000। क्लियर? तो आपको यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज माइनस होगी। सी स्टूडेंट्स, द ट्रिक टू
कीप दिस इन माइंड इज कि इसको याद करोगे टेबल को तो भूल जाओगे, याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट जैसे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे दिया उन्होंने एग्जाम में, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है ये टेबल भूल जाओ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्लस की जगह माइनस कर दो। सो माई एडवाइस टू यू इज कि चीजों को समझो स्टेप बाय स्टेप, और टेबल में ये चार चीजें ही हैं, और कैसे किस किस चीज को प्लस करना है किसको माइनस करना है ये अपने लॉजिकली थिंक कि क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से हमें इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। क्लियर? ऐसा हो सकता है कि आप प्लस और प्लस के दोनों चीजों को एक साथ कर लो, माइनस और माइनस के दोनों चीजों को एक साथ कर लो, मतलब प्लस के आइटम्स एक साथ माइनस के आइटम्स एक साथ, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मीन्स कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर हमने दिखा दी 40,000, फिर अगर आपको ऐसे याद हो रहा है कि इसके बाद प्लस में हमें ये दिखाना है, तो ये अमाउंट को आप यहाँ प्लस में दिखा सकते हो, मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी वेल एंड गुड। मैंने आपको जिस तरीके से बताया वो इस तरीके से है कि आउटस्टैंडिंग की अमाउंट हमने एक साथ कंसिडर कर ली, एडवांस की और एडवांस की अमाउंट एक तरफ हमने कंसिडर कर ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लॉजिक ज्यादा आसानी से लगा सकते हो। क्लियर? यहाँ पे हमें पता भी चल रहा है कि करंट ईयर कौन सा है। देखो यहाँ पे आ गई बात करंट ईयर की, यहाँ पे आ गई प्रीवियस ईयर की, यहाँ पे अगेन करंट ईयर की, और यहाँ आ गई नेक्स्ट ईयर की। तो अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी याद कर लेना। क्लियर? तो इट इज अप टू यू। मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए किस तरीके से आप ये टेबल अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और याद नहीं हो रहा है तो लॉजिक वाइज अगर आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग विद दी सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन। क्लियर? अच्छा, और इस क्वेश्चन का आखिरी में जो पार्ट पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में हमें शो करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट को एसेट साइड शो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता तो वो लायबिलिटी साइड हम शो करते हैं, बट क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इनकम है एनपीओस के लिए, क्लियर, तो ये एसेट साइड ही शो करेंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, भले ही इनकम हो लेकिन एडवांस में रिसीव हो रही है तो उस ईयर की बैलेंस शीट में वो अमाउंट लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। क्लियर? अब कैसे शो करेंगे? आई डोंट हैव इनफ ऑफ स्पेस, चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। सपोज आउटस्टैंडिंग की अगर बात हो रही है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, मैंने आपको बताया था अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट मींस कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर 2006 करंट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी होगी 2005 की, 5 की तो हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर? और क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई करंट ईयर के आखिरी में, तो ये हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब कि 31 मार्च 2006, जैसे भी क्वेश्चन में दिया हो जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से मार्च। और ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई 31 मार्च 2005, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली 5 और 6 को ही ध्यान में रखना है यहाँ पे। क्लियर? और उसके हिसाब से हमें बैलेंस शीट में ये आइटम्स शो करने हैं। अब जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करें तो ये हो गई लायबिलिटी साइड, ये हो गई हमारी एसेट साइड, ठीक है। मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट, अच्छा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई 2005 की। क्लियर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2005, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा 2005 का वो होगा 60,000, ठीक है ना। अब अगर हम एडवांस पेमेंट की बात करें कि सॉरी एडवांस इनकम की कि हमें एडवांस में ये मिल गया, क्लियर, तो 2005 में इसकी पेमेंट हो रही होगी 2006 के लिए, तो ये लायबिलिटी हो गई। तो इसलिए 2005 क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा
लास्ट डेट पे बनती है फाइनेंशियल ईयर की, ये आप सबको पता होगा। क्लियर। तो अगर इसका ये इस केस में ये बिगिनिंग ईयर हो गया 2006, तो बैलेंस शीट के जब हम बारे में बात करेंगे तो लास्ट डेट होगी 2005 की। क्लियर। तो इसलिए ये हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना हो गया? 32,000। तो सिर्फ हमें इतना ही दिखाना है, एक जगह 60,000, एक जगह 30,000। ठीक। तो अब आपको दो चीजें यहाँ से पता चल गई कि 60,000 जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, 60,000 वो तो हो गया, ये तो आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ पे? एसेट साइड। ठीक। और क्योंकि एडवांस में 2006 के लिए एडवांस में रिसीव हो रहा है, तो यानी कि 2005 में ही इसका पेमेंट इसको रिसीव कर लिया होगा, इसकी रिसिप्ट आ गई होगी। तो ये हमारी हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हो गई लायबिलिटी साइड। क्लियर। ऐसे ही जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी 2006 की। ठीक है। तो यहाँ तो हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट ये हो जाएगा 40,000। सब्सक्रिप्शन हमें आउटस्टैंडिंग 2006 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी थी जो मिलनी थी? 40,000 नहीं मिली। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी 40,000 हो गई हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये हमें पता है एसेट साइड आ गया। ठीक है। और ऐसे ही एडवांस में रिसीव हुई, इस साल के आखिरी में एडवांस में रिसीव हुई, नेक्स्ट ईयर के लिए हुई होगी, क्योंकि एडवांस में इस साल के आखिरी में रिसीव हुई, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हाउ मच? 38,000। ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इज इट क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स। आपको ये बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट आसान होती है, हमें देखना होता है कि करंट ईयर किस ईयर की बात हो रही है क्वेश्चन में, उसके प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट हम रेडी करेंगे वो होगी उस क्वेश्चन के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, और उसी साल की आखिरी में जो हम प्रिपेयर करेंगे वो होगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ऑब्वियसली कि क्वेश्चन में आपको डेट्स दे रखी होंगी, कौन सी डेट पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिसीव होनी थी, नहीं हुई, पहले हो गई, या एडवांस हमने जो एनपीओ की जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था कि एडवांस में जो रिसीव हो गया वो कब हुआ। ठीक है। तो सारी डेट्स दी होंगी, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक दी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट मोस्ट प्रॉब्ली इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनपीओ। बाकी आज हमने बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सब्सक्रिप्शन का डिस्कस किया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। सो माय एडवाइस विल बी कि आप चीज़ों को अगर याद ना करके और लॉजिक वाइज उन्हें देखो और फिर उसको मेमोराइज करो, तो इट विल बी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर माइंड्स। तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स, हमने आज एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया और आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। सो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम कुछ और एक दो चीज़ें हैं जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हैं, उसमें उसको समझेंगे और उन पे भी एक दो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।